नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी ग्राहक से बात कर रहे हैं। आपके पास बेहतरीन प्रस्तुति है, पूरी प्रोडक्ट जानकारी है और अच्छी ट्रेनिंग भी। फिर भी सौदा हाथ से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने तर्क से बेचना चाहा, जबकि इंसान भावना से खरीदता है। कॉलिन स्टैनली कहती हैं, सेल्स डील को बंद करने के बारे में नहीं है, यह किसी के भीतर की भावना को खोलने के बारे में है। यही इस किताब इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर सेल्स सक्सेस की असली आत्मा है। ये किताब सिर्फ बेचने के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि हर सौदे के पीछे एक गहरी मानवीय भावना छिपी होती है। असल सेल्स पर्सन वह नहीं होता जो सबसे तेज बोलता है, बल्कि वह होता है जो सबसे गहराई से सुनता है। कॉलिन बताती हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं सेल्स एक बुद्धि का खेल है, जहां बस सही शब्द और सही समय मायने रखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सेल्स एक भावनात्मक खेल है, जहां जीत उसी की होती है जो खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझना जानता है। हर ना के पीछे एक डर छिपा होता है, हर सोचने दो के पीछे एक असुरक्षा और हर हाँ के पीछे एक भरोसा। इस किताब में कॉलिन बताती हैं कि कैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस हमें अपने डर, गुस्से, असहजता और अस्वीकृति से लड़ना सिखाती है। कैसे संवेदना, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक जागरूकता से हम एक भरोसेमंद सलाहकार बन सकते हैं, सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानें, कैसे ना को अगली संभावना में बदलें, कैसे संवेदना और आत्मविश्वास के संतुलन से भरोसा बनाया जाए और कैसे हर ग्राहक के मन नहीं दिल तक पहुंचा जाए। क्योंकि आखिर में बात बहुत सरल है, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग भरोसा खरीदते हैं और भरोसा तभी बनता है जब भावना और बुद्धि दोनों साथ काम करें। अब हम इस किताब की असली यात्रा शुरू करते हैं, जहां हर पन्ना यह सिखाता है कि सेल्स में सफलता का असली रहस्य दूसरों को समझाने में नहीं, बल्कि उन्हें महसूस कराने में छिपा है। किसी भी सेल्स मीटिंग का सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब ग्राहक ना कह देता है, बल्कि वो होता है जब सेल्स पर्सन अपनी भावनाओं पर काबू खो देता है। कॉलिन स्टैनली लिखती हैं कि ज्यादातर सेल्स पर्सन इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। असली हार इस बात की नहीं होती कि तुम्हें क्या कहना नहीं आता, बल्कि इस बात की होती है कि तुम्हें कब चुप रहना चाहिए ये नहीं पता। हर सेल्स कॉल दो जगह होती है, एक बाहर ग्राहक के साथ और दूसरी तुम्हारे भीतर। बाहर ग्राहक सवाल करता है और भीतर तुम्हारा मन जवाब गढ़ने लगता है। अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा? अगर डील हाथ से निकल गई तो क्या होगा? अगर उसने मुझसे सस्ता विकल्प चुन लिया तो क्या होगा? और यही डर सेल्स पर्सन को अंदर से कमजोर बना देता है। वो बेचने नहीं लगता, वो डरने लगता है। और जब सेल्स डर के साथ होती है, भरोसा पीछे छूट जाता है। कॉलिन इसे कहती हैं भावनात्मक दूरी यानी इमोशन गैप, जहां तुम्हारे तर्क और तुम्हारी भावना के बीच की दूरी ही तुम्हारी परफॉर्मेंस तय करती है। ज्यादातर कंपनियां अपने सेल्स टीम को बुद्धि से जुड़ी ट्रेनिंग देती हैं, जैसे कि प्रस्तुति देना, समझाना, डील बंद करना, ग्राहक की आपत्ति का जवाब देना। लेकिन बहुत कम कंपनियां अपने सेल्स टीम को भावनात्मक समझ सिखाती हैं। अब सोचो, जब ग्राहक तुम्हारी बात पर सवाल करता है, तुम्हारा दिमाग कहता है शांत रहो, लेकिन तुम्हारा अहंकार कहता है उसे दिखाओ कि तुम सही हो, और यहीं पर डील खत्म हो जाती है। उस पल तुम बेच नहीं रहे होते, तुम बहस कर रहे होते हो। कॉलिन कहती हैं अहंकार सेल्स का सबसे खामोश कातिल है। कॉलिन एक घटना बताती हैं। उनकी कंपनी में डेविड नाम का एक सेल्स पर्सन था, बहुत तेज, आत्मविश्वासी और प्रोडक्ट का पूरा ज्ञान रखने वाला। फिर भी उसकी डील्स बार बार टूट जाती थीं। एक दिन कॉलिन ने उसकी कॉल सुनी। ग्राहक ने कहा, आपकी कीमत थोड़ी ज्यादा लग रही है। डेविड ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि हम दूसरों से बेहतर हैं और तेज डिलीवर करते हैं। कॉलिन ने रिकॉर्डिंग रोक दी और कहा, यही तुम्हारी हार की शुरुआत है, क्योंकि ग्राहक ने सवाल कीमत पर नहीं, भरोसे पर उठाया था। और डेविड ने उसे तर्क से जवाब दिया, भावना से नहीं। अगर वो बस इतना कह देता, मैं आपकी बात समझता हूँ, कीमत वाकई एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्या मैं जान सकता हूँ आप किन विकल्पों की तुलना कर रहे हैं, तो बातचीत खुल जाती। कॉलिन कहती हैं, सहानुभूति वो दरवाजा खोलती है जो तर्क नहीं खोल सकता। असल समस्या है भावनात्मक नियंत्रण का खो जाना। जब सेल्स पर्सन को अस्वीकृति का डर लगता है, तो उसके दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो लड़ने या भागने की प्रवृत्ति पैदा करता है। नतीजा, या तो आवाज में आक्रोश आता है या रक्षात्मक रवैया, और दोनों ही स्थितियों में भरोसा खत्म हो जाता है। कॉलिन कहती हैं, जब भावनाएं बढ़ जाती हैं तब बुद्धि घट जाती है। जितना ज्यादा तुम भावनाओं में बहते हो, उतना ही कम तुम अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर पाते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है आत्म जागरूकता, यानी अपनी भावनाओं को पहचानना,
समझना और स्वीकार करना। अगर तुम मीटिंग में बेचैनी महसूस कर रहे हो तो उसे नजरअंदाज मत करो, उसे पहचानो, क्योंकि जो इंसान अपनी ही भावनाओं को नहीं समझ पाता वो दूसरों की भावनाओं को कैसे समझेगा। कोलिन कहती हैं, आत्म जागरूकता प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का विराम बटन है। हर प्रोफेशनल सेल्स पर्सन को वो छोटा सा विराम चाहिए जहां वो खुद से पूछ सके, क्या मैं अभी भावना से प्रतिक्रिया दे रहा हूं या समझदारी से उत्तर दे रहा हूं। पुराने समय में सेल्स का मतलब था ग्राहक को मनाना, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब मनाना नहीं, जोड़ना जरूरी है। लोग तथ्य नहीं चाहते, लोग एहसास चाहते हैं। कोलिन लिखती हैं, लोग तुम्हारे फीचर्स भूल जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर तुम्हारी आवाज में गर्मजोशी है, तुम्हारे सवाल सच्ची जिज्ञासा से भरे हैं और तुम ग्राहक के डर को समझ सकते हो, तो तुम पहले ही जीत चुके हो, भले डील अभी साइन न हुई हो, क्योंकि हर इंसान पहले खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। इस पहले हिस्से से कोलिन 3 मूल बातें सिखाती हैं। पहली, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, वरना वही तुम्हारी सेल्स को नियंत्रित कर लेंगी। दूसरी, सहानुभूति कमजोरी नहीं है, यह असर डालने की ताकत है। तीसरी, तुम्हारा असली मुकाबला किसी दूसरे सेल्स पर्सन से नहीं बल्कि अपने ही भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से है। और यही इस किताब का असली संदेश है। सेल्स किसी और को हराने का खेल नहीं, बल्कि अपने डर और अहंकार को जीतने की कला है। कोलिन कहती हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज्ञान को व्यवहार में बदल देती है। ज्ञान तो सबके पास होता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है। हर दिन लाखों सेल्स कॉल होते हैं। हर कॉल में प्रोडक्ट बेचा जाता है, तर्क दिए जाते हैं, फीचर्स गिनाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे जुड़ाव खरीदते हैं। कोलिन कहती हैं कि सहानुभूति यानी एम्पैथी सबसे बड़ी सेल्स स्किल है। इसके बिना तुम्हारे शब्द सिर्फ शोर हैं, लेकिन इसके साथ तुम्हारी खामोशी भी असर करती है। ज्यादातर सेल्स पर्सन यह मानते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही जीतता है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। असली जीत उस व्यक्ति की होती है जो बोलने से पहले सुनता है, क्योंकि सुनना केवल कानों का काम नहीं, यह दिल का काम है। कोलिन लिखती हैं कि सहानुभूति का मतलब यह नहीं कि तुम ग्राहक से सहमत हो, बल्कि यह कि तुम उसे समझते हो। तुम्हारा लक्ष्य उसे सही साबित करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि तुम सच में उसकी बात महसूस कर रहे हो। कोलिन अपनी एक ट्रेनिंग की कहानी बताती हैं। उनकी एक छात्रा थी, रेचल। वह शुरू में औसत परफॉर्मर थी, उसे प्रोडक्ट की जानकारी थी, लेकिन हर कॉल में उसकी आवाज में वही पुरानी स्क्रिप्ट, वही रटी हुई लाइनें होती थीं। कोलिन ने उसे एक एक्सरसाइज दी। उसने कहा, अगली 10 कॉल में तुम प्रोडक्ट की बात नहीं करोगी, सिर्फ सवाल पूछोगी और ग्राहक के हर जवाब को अपने शब्दों में दोहराकर कंफर्म करोगी। रेचल ने पूछा, लेकिन तब मैं बेचूंगी कैसे? कोलिन मुस्कुराई और बोली, तुम नहीं बेचोगी, वे खुद खरीदेंगे। कुछ हफ्तों में रेचल की सफलता दर दोगुनी हो गई। उसने कहा, मुझे एहसास हुआ कि लोग समझाए जाने की नहीं, सुने जाने की चाह रखते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब कोई इंसान महसूस करता है कि सामने वाला उसे सच में सुन रहा है, तो उसके दिमाग में एक विशेष हार्मोन बनता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। यही हार्मोन भरोसे को जन्म देता है। इसलिए हर सेल्स कॉल का असली लक्ष्य डील क्लोज करना नहीं होना चाहिए, बल्कि भरोसे की भावना जगाना होना चाहिए। जब ग्राहक को महसूस होता है कि तुम उसकी समस्या समझ रहे हो, तो वह तुम्हें एक विक्रेता नहीं बल्कि एक साथी की तरह देखता है। कोलिन इसे द ट्रस्ट शिफ्ट कहती हैं। अक्सर लोग एम्पैथी यानी सहानुभूति और सिंपैथी यानी दया को एक जैसा समझते हैं, लेकिन कोलिन कहती हैं कि दया केवल अफसोस जताती है, जबकि सहानुभूति जिम्मेदारी महसूस कराती है। दया कहती है कि मुझे दुख है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन सहानुभूति कहती है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा। जब तुम सहानुभूति से जवाब देते हो तो बातचीत एक भावनात्मक स्तर पर पहुंच जाती है जहां तर्क अब मायने नहीं रखता। कोलिन एक और दिलचस्प बात बताती हैं, मिरर न्यूरॉन इफेक्ट। जब तुम सच्चे दिल से किसी को सुनते हो तो सामने वाले का दिमाग तुम्हारी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करने लगता है। अगर तुम जल्दबाजी में हो, तनाव में हो या रक्षात्मक हो तो सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन अगर तुम शांत, धैर्यवान और खुले मन से सुन रहे हो तो वह भी खुद को खोल देता है। कोलिन कहती हैं कि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे शब्दों से पहले सिखाती है, यानी तुम्हारी आवाज का स्वर, तुम्हारे चेहरे का भाव, ये सब यह तय करते हैं कि ग्राहक तुम पर भरोसा करेगा या नहीं। कोलिन 3 तरीके बताती हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी सुनने की क्षमता को भावनात्मक रूप से मजबूत बना सकता है। पहला, जवाब देने से पहले 2 सेकंड का छोटा सा विराम लो। ये छोटा विराम तुम्हारे दिमाग को भावनात्मक से तार्किक मोड में वापस लाता है। दूसरा, ग्राहक के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में दोहराओ ताकि उसे महसूस हो कि तुम सच में उसकी बात समझ रहे हो। जैसे अगर ग्राहक कहे कि उसे भरोसेमंद सर्विस चाहिए तो तुम कहो, तो आप
आपके लिए विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है, सही समझा ना। तीसरा, शब्दों से ज्यादा टोन पर ध्यान दो। कई बार शब्द कुछ और कहते हैं लेकिन आवाज उनका असली मतलब बता देती है। अगर तुम टोन को पढ़ना सीख गए तो तुम शब्दों के पीछे की भावना समझ पाओगे। कॉलिन कहती हैं, जब तुम शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से सुनना शुरू करते हो तभी तुम्हारी बातचीत असली असर डालती है। एक उदाहरण में, एक टेक कंपनी महीनों से एक बड़ी डील जीतने की कोशिश कर रही थी लेकिन क्लाइंट बार बार कहता था, हम अभी सोच रहे हैं। कॉलिन ने क्लाइंट से सिर्फ एक सवाल किया, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको झिझक कहाँ महसूस हो रही है? क्लाइंट ने लंबा विराम लिया और बोला, पहले भी कई वेंडर वादे करते हैं लेकिन साइन के बाद गायब हो जाते हैं। कॉलिन ने मुस्कुराकर कहा, तो आपको नया वेंडर नहीं चाहिए, आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके साथ बना रहे। और वही दिन था जब डील साइन हो गई, क्योंकि कॉलिन ने समस्या नहीं पीड़ा सुनी। इस पूरे हिस्से से 3 गहरे सबक निकलते हैं। पहला, सहानुभूति कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक समझ है। दूसरा, सुनना मतलब बोलने की तैयारी नहीं बल्कि समझने की कला है। तीसरा, भरोसा पूर्णता से नहीं बल्कि मौजूदगी से आता है। और यही कॉलिन का दूसरा बड़ा संदेश है, सेल्स सिर्फ एक स्किल नहीं, यह एक सेंस है। जिसके पास सहानुभूति की समझ है वह बिना बोले भी असर डालता है। कॉलिन कहती हैं, जब तुम दिल से सुनना शुरू करते हो तब तुम बेचना बंद कर देते हो और सेवा शुरू करते हो। और यही वो पल होता है जब लोग खुद खरीदना शुरू कर देते हैं। हर ना एक झटका देती है लेकिन असली नुकसान उस इनर रिएक्शन से होता है जो उसके बाद उठती है। जैसे मन में यह आवाज आती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं इसके लायक नहीं, या अब अगली कॉल बेकार जाएगी। कॉलिन कहती हैं कि अगर तुमने रिजेक्शन को भावनात्मक रूप से प्रोसेस नहीं किया तो वह तुम्हारे अगले 10 डील्स को भी खत्म कर देगा। असल खतरा नामे नहीं है बल्कि उस नकारात्मक सोच में है जो उसके बाद बार बार तुम्हारे भीतर दोहराई जाती है। जब कोई ग्राहक ना कहता है तो तुम्हारा दिमाग उसे एक व्यक्तिगत हमला समझ लेता है। दिमाग का अमिगडाला हिस्सा तुरंत खतरे का संकेत भेजता है, जैसे कह रहा हो कि तुम रिजेक्ट हो गए। शरीर में तनाव वाले हार्मोन बढ़ने लगते हैं जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। कॉलिन का कहना है कि रिजेक्शन घातक नहीं होता लेकिन नेगेटिव सोच को बार बार दोहराना तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। हर पेशेवर सेल्स पर्सन को एक इमोशनल पॉज सिस्टम बनाना चाहिए, यानी जब भी कोई ना कहे तुरंत कोई प्रतिक्रिया मत दो, न तो सफाई दो न खुद को दोष दो। बस ध्यान दो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। क्या तुम्हारे चेहरे की मांसपेशियां तनाव में हैं? क्या दिल की धड़कन तेज हो रही है? क्या मन में कोई बचाव वाला संवाद चल रहा है? बस यह देखना ही तुम्हारा नियंत्रण है। कॉलिन कहती हैं कि आत्म प्रबंधन की शुरुआत आत्मनिरीक्षण से होती है। वह एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक सिखाती है जिसे रीसेट रिचुअल कहा जाता है। जब भी कोई डील टूटे तुरंत 3 कदम उठाओ। पहला, अपनी भावना को नाम दो, जैसे मुझे निराशा महसूस हो रही है। दूसरा, उसे सामान्य बनाओ, हर कोई रिजेक्शन के बाद ऐसा महसूस करता है। तीसरा, अगला रचनात्मक कदम सोचो, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। यह 3 कदम तुम्हारे भावनात्मक सिस्टम को स्थिर करते हैं। शोध कहता है कि जब हम अपनी भावना को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो दिमाग का तनाव वाला हिस्सा लगभग आधा शांत हो जाता है, यानी शब्द ही इलाज है। कॉलिन कहती हैं कि सबसे सफल लोग लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, न कि परिणामों से। वे समझते हैं कि रिजेक्शन पहचान नहीं है, सिर्फ जानकारी है। ग्राहक ने न कहा क्योंकि शायद समय सही नहीं था, बजट नहीं था, या उसकी प्राथमिकता कुछ और थी, लेकिन वह न तुम्हारे मूल्य का संकेत नहीं है। भावनात्मक दूरी का मतलब यह नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं, बल्कि यह कि तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता। कॉलिन हर सुबह एक अभ्यास सुझाती हैं जिसे वह मेंटल रिहर्सल ऑफ रिजेक्शन कहती हैं। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके कल्पना करो कि ग्राहक तुम्हें ना कह रहा है और तुम फिर भी शांत और आत्मविश्वासी हो। मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहो, आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद, आपका समय देने के लिए आभारी हूँ। यह अभ्यास तुम्हारे दिमाग को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अब तुम्हारा मस्तिष्क ना को खतरे के रूप में नहीं बल्कि सामान्य सिग्नल की तरह देखने लगता है। कॉलिन कहती हैं, जब तुम दिमाग को रिजेक्शन के लिए तैयार कर लेते हो तब तुम उससे डरना बंद कर देते हो। हर बार जब कोई रिजेक्शन होता है तुम्हारे अंदर 2 आवाजें उठती हैं। एक कहती है कि मैं बेकार हूँ और दूसरी कहती है कि मैं सीख रहा हूँ। कॉलिन सिखाती हैं कि खुद को जज मत करो बल्कि खुद से सवाल करो, जैसे इस डील से मैंने क्या सीखा, कहाँ मैं भावना में बह गया, या क्या मैंने ग्राहक की जरूरत समझी थी या सिर्फ जवाब दिया। ऐसे सवाल अपराध भावना को विकास में बदल देते हैं। कॉलिन अपने सेमिनार में एक पल का जिक्र करती हैं। एक सेल्समैन ने कहा कि वह हर बार ना सुनकर चुप हो जाता है। कॉलिन ने पूछा, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी चुप्पी क्या संदेश देती है? उसने कहा, शायद कि मैं निराश हूँ। कॉलिन मुस्कुराई और बोली, तो तुम्हें चुप नहीं रहना बल्कि संयमित उत्तर देना है। उसने सीखा कि हर बार रिजेक्शन के बाद शांत होकर पूछना, क्या मैं कुछ हफ्तों बाद फिर संपर्क कर सकता हूँ? सिर्फ 3 महीनों में उसने खोई हुई डील्स का लगभग आधा हिस्सा वापस जीत लिया, क्योंकि उसने प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया को उत्तर में बदल दिया। कॉलिन बताती हैं कि हर सेल्स पर्सन को अपनी भावनात्मक रिकवरी टाइम मापनी चाहिए, यानी रिजेक्शन के बाद तुम्हें सामान्य होने में कितना समय लगता है। शुरुआत में यह 1 घंटा हो सकता है, फिर आधा घंटा, फिर 5 मिनट, और जब यह 1 मिनट से भी कम रह जाए तब तुम भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हो। कॉलिन एक फार्मूला समझाती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस और कठिनाइयों से उबरने की क्षमता मिलकर लगातार प्रदर्शन देती है। वह कहती हैं कि सेल्स में जीत दर्द से बचने से नहीं मिलती, बल्कि उसे संभालने से मिलती है। शोध यह बताता है कि जो लोग भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं वे हर ट्रिगर के समय अपने दिमाग के तर्क वाले हिस्से को सक्रिय करते हैं, वही हिस्सा जो समाधान निकालता है। औसत सेल्स पर्सन वहीं अटक जाता है, जबकि श्रेष्ठ व्यक्ति उसी स्थिति का विश्लेषण करता है। कॉलिन का निष्कर्ष साफ है कि आत्म प्रबंधन का मतलब भावना को दबाना नहीं, बल्कि उसे रणनीतिक रूप से नियंत्रित करना है। वह एक आदत सुझाती है, हर रिजेक्शन के बाद 3 मिनट का जर्नल लिखो। इसमें बस 3 बातें नोट करो। पहला, मैंने क्या महसूस किया। दूसरा, मैंने कैसे प्रतिक्रिया दी। तीसरा, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। यह छोटी सी आदत तुम्हारे दिमाग को भावनात्मक प्रतिक्रिया की जागरूकता देती है। धीरे धीरे तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो, उनके गुलाम नहीं। एक समय ऐसा आता है जब ना तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि जानकारी जैसी लगने लगती है, और जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाते हो तब तुम्हारा असर किसी डील या रिजेक्शन से नहीं, बल्कि तुम्हारी स्थिरता से तय होता है। हर सेल्स प्रोफेशनल अपनी जिंदगी में एक वक्त पर इस सच्चाई से टकराता है कि असफलता का दर्द, रिजेक्शन का डर और दबाव का बोझ किसी भी ट्रेनिंग या मोटिवेशन से ज्यादा भारी पड़ सकता है। कॉलिन स्टैनली कहती हैं, बेहतरीन सेल्स पर्सन वो नहीं जो अपनी भावनाओं से बचते हैं, बल्कि वो हैं जो उन्हें सबसे बेहतर तरीके से संभालते हैं। सेल्स सिर्फ बोलने या समझाने की कला नहीं है, ये अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कला है। क्योंकि जब कोई क्लाइंट तुम्हारी बात काट देता है, जब लक्ष्य हाथ से निकल जाता है, या जब कई दिनों की मेहनत एक ना में बदल जाती है, तभी असली परीक्षा शुरू होती है। बहुत से लोग उसी जगह टूट जाते हैं, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट सेल्स पर्सन वहीं से दोबारा उठते हैं। वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोच समझकर जवाब देते हैं। वो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, फिर खुद तय करते हैं कि कौन सी भावना आगे बढ़ेगी और कौन सी चुप रहेगी। कॉलिन एक विचार देती है, पॉज, थिंक, रिस्पॉन्ड। मतलब किसी भी मुश्किल स्थिति में खुद को कुछ सेकंड का ठहराव दो। यही ठहराव तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस का असली हथियार है, क्योंकि इसी छोटे से पल में तुम अपनी पहली प्रतिक्रिया, गुस्सा, झुंझलाहट या डर को रोककर उसे शांत और रणनीतिक प्रतिक्रिया में बदल सकते हो। सोचो, अगर हर बातचीत से पहले, हर रिजेक्शन के बाद तुम कुछ सेकंड रुककर अपने आप से 3 सवाल पूछो। मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ? क्या ये भावना मेरे अगले कदम में मदद करेगी या नुकसान पहुंचाएगी? अगर मैं इस भावना को बदल दूं तो नतीजा कैसा होगा? बस इतना ठहराव तुम्हारे हर निर्णय को ज्यादा सटीक, सोच समझ कर लिया गया और असरदार बना देगा। यही है आत्म प्रबंधन की शक्ति। कॉलिन इसे अदृश्य कौशल कहती हैं, क्योंकि इसका असर सब देखते हैं, लेकिन इसका स्रोत कोई नहीं समझ पाता। जब एक सेल्स पर्सन शांत और संयमित होकर जवाब देता है तो क्लाइंट को सुरक्षा और भरोसा महसूस होता है, और इंसान भरोसा दिमाग से नहीं, दिल से करता है। कॉलिन एक असली उदाहरण बताती हैं। टॉम नाम का एक सेल्स प्रतिनिधि जो बहुत जोश में काम करता था, लेकिन हर बार जब कोई ग्राहक ना कहता तो वह रक्षात्मक लहजे में चला जाता। धीरे धीरे क्लाइंट उससे बचने लगे। बाद में उसने इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ली और समझा कि हर ना उसके खिलाफ नहीं होता, बल्कि क्लाइंट के डर, संदेह या प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होता है। अब टॉम हर ना को बातचीत में बदल देता था। वो शांति से कहता, मैं समझ सकता हूँ कि ये समय शायद सही नहीं लग रहा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी चिंता क्या है? बस यही बदलाव उसका टर्निंग पॉइंट बना। कुछ महीनों में उसकी बिक्री दर 2 गुनी हो गई, क्योंकि उसने प्रतिक्रिया को जवाब में और भावनात्मक आवेश को संयम में बदल दिया। यही है इमोशनल सेल्फ मैनेजमेंट, जहाँ तुम्हारी ऊर्जा उस चीज में लगती है जो तुम्हारे नियंत्रण में है, यानी तुम्हारी खुद की प्रतिक्रिया। कॉलिन कहती हैं, भावनाओं पर नियंत्रण ही वो सीमा है जो नौसिखिए और प्रोफेशनल के बीच फर्क पैदा करती है। एक सामान्य सेल्स पर्सन अपनी भावनाओं का शिकार बनता है, जबकि एक प्रोफेशनल उन्हें दिशा देता है। जब तुम अपने भावनाओं को समझना सीख लेते हो, तभी तुम क्लाइंट की भावनाओं को भी महसूस कर पाते हो। और जब ऐसा होता है तो तुम सिर्फ एक विक्रेता नहीं रहते, तुम एक संप्रेषक बन जाते हो, क्योंकि सहानुभूति तभी आती है जब आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण मौजूद हो। और ये बात सिर्फ सेल्स पर नहीं, जिंदगी के हर रिश्ते पर लागू होती है। हर बातचीत में 2 चीजें होती हैं, भावना और इरादा। अगर तुम्हारी भावना स्थिर है तो तुम्हारा इरादा साफ रहेगा, और तभी दूसरा व्यक्ति वो महसूस करेगा जो तुम कहना चाहते हो। कॉलिन की किताब हमें यही सिखाती है कि आत्म प्रबंधन का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। गुस्सा अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वो जुनून बन जाता है, डर अगर सही तरह से संभाला जाए तो वो तैयारी बन जाता है, और असफलता अगर समझी जाए तो वो रणनीति में बदल जाती है। यही फर्क है
उस सेल्स पर्सन में जो हर ना से टूटता है और उस प्रोफेशनल में जो हर ना से और मजबूत होता जाता है। कोलिन स्टैनली कहती हैं कि सहानुभूति यानी एम्पैथी सिर्फ विनम्र होने का नाम नहीं है, ये दूसरों की भावनाओं को सही तरीके से समझने की क्षमता है। वो कहती हैं एम्पैथी का मतलब अच्छा बनना नहीं है बल्कि सटीक होना है। सेल्स में यही वह कौशल है जो एक अच्छे सेल्स पर्सन को एक बेहतरीन कम्युनिकेटर में बदल देता है। अधिकतर सेल्स प्रतिनिधि सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। वे क्लाइंट की बात का जवाब देने की जल्दी में रहते हैं लेकिन उसके असली इरादे, डर और अनकहे संकेतों को पहचान नहीं पाते। और यही जगह होती है जहां एक सच्चा एम्पैथिक लिसनर खेल को पलट देता है, क्योंकि एम्पैथी सिखाती है कि ग्राहक जो कहता है वह हमेशा वही नहीं होता जो वह महसूस करता है। कोलिन इसे शब्दों के पार सुनना कहती है। इसका मतलब है कि क्लाइंट के बोलने के तरीके, उसके झिझक, रुकावट और हाव भाव के बीच की खामोशियों को समझना। असली जानकारी अक्सर इन्हीं खामोशियों में छिपी होती है। मान लो कोई ग्राहक कहता है हम इस पर विचार करेंगे। एक सामान्य सेल्स पर्सन इस वाक्य को अंतिम मानकर बातचीत समाप्त कर देगा, लेकिन एक एम्पैथिक सेल्स पर्सन वहीं रुकेगा और शांत स्वर में पूछेगा क्या कोई ऐसा पहलू है जिसकी वजह से आप अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वह सिर्फ शब्द नहीं सुनता बल्कि भावना को सुनता है। हो सकता है ग्राहक को बजट का डर हो या बदलाव का संदेह। जब ये भावना सामने आती है तभी वास्तविक संवाद शुरू होता है। कोलिन बताती हैं कि एम्पैथी का सबसे गहरा रूप भावनात्मक पहचान यानी इमोशनल लेबलिंग है। इसका अर्थ है सामने वाले की भावना को सही शब्दों में पहचानना और उसे स्वीकार करना। जैसे कहना, लगता है इस प्रस्ताव में आपको कुछ जोखिम महसूस हो रहा है, या शायद आप सोच रहे हैं कि यह निर्णय आपकी टीम को कैसे प्रभावित करेगा। ऐसे छोटे छोटे वाक्य ग्राहक को ये संकेत देते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि समझ भी रहा हूँ। ऐसे पलों में क्लाइंट धीरे धीरे अपनी रक्षात्मकता छोड़ देता है, क्योंकि अब वह खुद को आंका हुआ नहीं बल्कि समझा हुआ महसूस करता है। और याद रखो, इंसान निर्णय तथ्यों पर नहीं भरोसे पर करता है, और भरोसे की जड़ होती है एम्पैथी। कोलिन एक असली घटना का जिक्र करती है। एक इंश्योरेंस एजेंट सारा, जो हर बार अपने डील्स हार जाती थी। वह तकनीकी रूप से बहुत अच्छी थी, उसका प्रोडक्ट नॉलेज बेहतरीन था, लेकिन उसकी बातचीत बहुत मैकेनिकल लगती थी। फिर उसने एम्पैथी की ट्रेनिंग ली। अब वह हर मीटिंग की शुरुआत इस लाइन से करती थी, अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी इस रिस्क को लेकर झिझक होती। सिर्फ इस एक वाक्य ने उसका पूरा खेल बदल दिया, क्योंकि एम्पैथी अहंकार को खत्म करती है और भरोसे को बढ़ाती है। सेल्स में एम्पैथी का मतलब यह नहीं कि तुम हर बात पर सहमत हो जाओ। इसका मतलब है पहले समझो फिर प्रभाव डालो। कोलिन कहती हैं एम्पैथी दरवाजा खोलती है और प्रभाव अंदर प्रवेश करता है। अगर एम्पैथी नहीं है तो प्रभाव सिर्फ चालबाजी बन जाता है, लेकिन जब उसमें एम्पैथी होती है तो वही प्रभाव साख में बदल जाता है। एक एम्पैथिक सेल्स पर्सन अपने क्लाइंट के लक्ष्यों और डर दोनों को बराबर महत्व देता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं क्या बेच सकता हूँ, बल्कि यह सोचता है कि मैं उसके जीवन को कैसे आसान बना सकता हूँ। यही सोच लंबे समय के रिश्ते बनाती है। एम्पैथी का असर आंकड़ों में भी दिखाई देता है। शोध बताते हैं कि जिन सेल्स टीमों में इमोशनल इंटेलिजेंस अधिक होता है, उनका ग्राहक बनाए रखने का प्रतिशत लगभग 25% अधिक होता है, क्योंकि जब ग्राहक को लगता है कि कोई उसे वास्तव में समझता है तो वह प्रोडक्ट नहीं, व्यक्ति से जुड़ता है। एम्पैथी हमें एक सरल लेकिन गहरा सबक देती है। हर बातचीत के पीछे एक इंसान होता है जिसकी अपनी कहानी, अपनी उम्मीदें और अपने डर होते हैं। अगर तुम उसे महसूस कर सको तो तुम्हें मनाने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंसान हाँ वहीं से कहता है जहां उसे पहली बार लगता है कि कोई उसे सच में समझता है। कोलिन स्टैनली कहती हैं कि हर कमरा, हर बातचीत, हर मीटिंग अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। बस ज्यादातर लोग इतने जल्दी में होते हैं कि सुन ही नहीं पाते। यही असली ताकत है सोशल अवेयरनेस की, यानी वो क्षमता जिससे तुम बिना बोले भी सामने वाले की भावनाओं को समझ सको। किसी भी सेल्स मीटिंग में ये वो कला है जो तुम्हें लोगों की अनकही कहानियां सुनना सिखाती है। जब तुम किसी क्लाइंट से मिलते हो, उसके शब्द कुछ और कहते हैं लेकिन उसका चेहरा, आवाज और शरीर कुछ और। अगर तुमने ये फर्क महसूस कर लिया तो तुम्हें डील जीतने के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोलिन लिखती हैं, जो सेल्स पर्सन कमरे का माहौल नहीं समझ पाते वे अक्सर अपनी ही बातों में डील खो देते हैं, लेकिन जो माहौल को महसूस करते हैं वो दूसरों की लय में बात करते हैं और वहीं से कनेक्शन बनता है। सोशल अवेयरनेस का पहला सिद्धांत है बोलने से पहले ध्यान दो। हर मीटिंग की शुरुआत में कमरे की ऊर्जा को पढ़ो। देखो कि क्लाइंट तनाव में है या आराम से बैठा है, उसकी आंखें तुम्हारी बात पर टिक रही हैं या कहीं और घूम रही हैं, वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या बस औपचारिकता निभा रहा है। ये छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि बातचीत किस दिशा में जानी चाहिए। कोलिन एक उदाहरण देती है। एक सेल्स पर्सन मार्क, जो एक बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग में गया, जैसे ही वो अपनी स्लाइड्स खोलने वाला था, उसने देखा कि सभी लोगों के
चेहरे पर थकान और तनाव था। उसने तुरंत रुककर कहा, लगता है दिन काफी भारी रहा, क्यों ना हम पहले थोड़ा आराम से बात कर लें। उस एक छोटे से वाक्य ने पूरी मीटिंग का माहौल बदल दिया, क्योंकि मार्क ने कमरे की ऊर्जा पढ़ ली थी और उसी के हिसाब से खुद को ढाल लिया था। नतीजा ये हुआ कि जब उसने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की तो पूरा कमरा पहले से ही उसके पक्ष में था। सोशल अवेयरनेस का दूसरा पहलू है अपनी बातचीत की शैली को सामने वाले के हिसाब से ढालना। हर व्यक्ति एक जैसी भाषा में नहीं जुड़ता। किसी को आंकड़े और तर्क पसंद होते हैं, किसी को भावनात्मक जुड़ाव चाहिए होता है। कोई व्यक्ति तब सहज होता है जब बात सीधी और तथ्यपूर्ण हो, तो किसी को संवेदनशीलता और जुड़ाव में भरोसा मिलता है। अगर तुम समझ सको कि सामने वाला किस भावनात्मक तरंग पर है तो तुम उसी लय में बात कर सकते हो। यही असली जादू है संवाद का। कॉलिन इसे भावनात्मक प्रतिबिंब कहती हैं, मतलब अपने बोलने के अंदाज, लहजे और बॉडी लैंग्वेज को हल्के से सामने वाले के स्टाइल के करीब लाना। ये कोई नकलीपन नहीं है बल्कि समझदारी है, क्योंकि इंसान जब खुद को किसी में थोड़ा देखता है तो वह अपने आप भरोसा करने लगता है। सोशल अवेयरनेस की तीसरी परत है समूह की ऊर्जा को पहचानना। कई बार तुम सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरी टीम से बात कर रहे होते हो। ऐसे में सिर्फ एक क्लाइंट की नहीं बल्कि पूरे समूह की भावनाओं को पढ़ना जरूरी होता है। देखो कौन निर्णय लेने वाला है, कौन बस सुन रहा है लेकिन असहमत है, कौन चुपचाप सब देख रहा है लेकिन वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। ये सारी बातें वही समझ सकता है जो चौकस हो और भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो। कॉलिन एक कहानी बताती है। एक सेल्स पर्सन लिंडा जो एक बड़ी पिच मीटिंग में थी, उसने देखा कि कंपनी का सीईओ लगातार सिर हिला रहा था, लेकिन फाइनेंस हेड मेज पर कलम से बार बार हल्के से चोट कर रहा था। ये उसके अंदर की झुंझलाहट का संकेत था। लिंडा ने तुरंत रुककर कहा, शायद फाइनेंस के दृष्टिकोण से कुछ बिंदु साफ करने जरूरी होंगे। बस इस एक वाक्य ने पूरी मीटिंग का माहौल बदल दिया, क्योंकि उसने वो देखा जो बाकी सबकी नजरों से छूट गया था। सोशल अवेयरनेस हमें सिखाती है कि प्रभावशाली संवाद वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोले, बल्कि वो होता है जो सबसे ध्यान से सुनता है। कॉलिन कहती हैं, सबसे अच्छे संचारक वही हैं जो कमरे की आवाज नहीं, उसकी चुप्पी सुन पाते हैं। सेल्स में ये कौशल तुम्हें हर मीटिंग में एक छिपा हुआ फायदा देता है, क्योंकि जब बाकी लोग अपने बोलने की तैयारी में होते हैं, तुम समझने की तैयारी में होते हो, और जो समझता है वही असर डालता है, वही भरोसा जीता है और आखिर में वही सौदा जीत लेता है। कोलिन स्टैनली साफ कहती हैं कि सेल्स का मतलब केवल डील को बंद करना नहीं बल्कि रिश्तों की शुरुआत करना है। जो सेल्स पर्सन सिर्फ आज की बिक्री पर ध्यान देता है वो अपने ही भविष्य को सीमित कर लेता है, लेकिन जो रिश्तों को प्राथमिकता देता है वो सालों तक भरोसा और प्रभाव दोनों कमाता है। यही असली ताकत है रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, वह कला जो एक साधारण लेन देन को एक गहरे परिवर्तन में बदल देती है। हर सेल्स बातचीत के दो ही परिणाम होते हैं, या तो तुम डील जीतते हो या फिर भरोसा खो देते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस यह सुनिश्चित करती है कि चाहे डील मिले या नहीं, भरोसा बना रहे, क्योंकि अगर विश्वास चला गया तो अगली बातचीत की संभावना भी खत्म हो जाती है। कॉलिन कहती हैं कि क्लाइंट्स को लंबे समय तक यह याद नहीं रहता कि तुमने क्या कहा था, लेकिन यह जरूर याद रहता है कि तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया था। रिलेशनशिप मैनेजमेंट की शुरुआत होती है निरंतरता से, यानी उन छोटे छोटे संकेतों से जो दिखाते हैं कि तुम सच में परवाह करते हो। जब कोई सेल्स पर्सन क्लाइंट से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के समय बात करता है तो वह खुद को सिर्फ लेन देन तक सीमित कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ या एजेंडा के समय समय पर पूछ लेता है प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है या टीम खुश है न नतीजे से, वही असली भरोसा कमाता है। यही फर्क है एक अल्पकालिक विक्रेता और एक दीर्घकालिक साझेदार में। कोलिन एक उदाहरण देती है। एक टेक्नोलॉजी सेल्स पर्सन जैसन, जिसने एक बड़े क्लाइंट से डील जीती थी। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी जैसन हर महीने क्लाइंट से बात करता रहा। न कोई बिक्री की कोशिश, न कोई प्रचार, सिर्फ वास्तविक दिलचस्पी। 3 साल बाद जब क्लाइंट ने नया वेंडर खोजने की योजना बनाई तो जैसन की कंपनी को एक और मौका मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि जैसन एक सप्लायर नहीं बल्कि एक भरोसेमंद पार्टनर बन चुका था। यानी रिलेशनशिप मैनेजमेंट ने उसे सिर्फ राजस्व नहीं बल्कि निष्ठा दिलाई। कॉलिन समझाती हैं कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सबसे बड़ा तत्व है भावनात्मक लचीलापन। हर क्लाइंट एक जैसा नहीं होता, कोई मांग करने वाला होगा, कोई असमंजस में होगा। अगर तुम कठोर होगे तो रिश्ते टूटेंगे, लेकिन अगर तुम लचीले रहोगे तो रिश्ते बनेंगे। हर व्यक्ति के साथ एक ही अंदाज या ऊर्जा काम नहीं करती। असली रिलेशनशिप मैनेजर वही होता है जो हर परिस्थिति के हिसाब से अपनी शैली को समायोजित कर सके। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है ईमानदार संवाद, ऐसी सच्चाई जो चोट नहीं पहुंचाती बल्कि सुधार लाती है। कॉलिन कहती हैं कि असली रिश्ता हर बात पर सहमत होने में नहीं बल्कि असहमति को सम्मान के साथ संभालने में है। कई बार क्लाइंट से ना कहना भी भरोसा बढ़ाता है, बशर्ते वह महसूस करे कि तुम्हारा इनकार स्वार्थ से नहीं बल्कि उसके हित में है। जैसे कहना,
मुझे नहीं लगता कि यह समाधान फिलहाल आपके लिए आर्थिक रूप से उचित रहेगा। चलिए कोई और विकल्प सोचते हैं। ऐसी ईमानदारी क्लाइंट को यह महसूस कराती है कि तुम उसके पक्ष में खड़े हो, न कि अपने फायदे के लिए बोल रहे हो। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का अगला सिद्धांत है वादे निभाना, यानी जो कहा है उसे करना। हर छोटा वादा, चाहे वह फोन कॉल हो, रिपोर्ट भेजना हो या समय पर काम पूरा करना, यह तय करता है कि भरोसा बढ़ेगा या घटेगा। कॉलिन लिखती हैं कि विश्वास बड़े वादों से नहीं बल्कि छोटी छोटी सच्चाइयों से बनता है। हर बार जब तुम अपना कहा निभाते हो, तुम क्लाइंट के भरोसे के खाते में एक नया जमा कर देते हो, और जब कठिन समय आता है वही भरोसे की पूंजी तुम्हें संभालती है। यहाँ फिर से इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जब तुम भावनात्मक रूप से स्थिर होते हो तब तुम रिश्ते को एक ऐसा वातावरण देते हो जिसमें दबाव नहीं बल्कि सहजता होती है। तुम चालाक नहीं लगते बल्कि सच्चे लगते हो, और यही सच्चाई लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखती है। कोलिन इस पूरी बात को एक सशक्त सत्य से समेटती है। रिश्ते ही असली मुद्रा हैं। डील्स बदलती रहती हैं, लक्ष्य आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है वह हर बाजार, हर दौर और हर स्थिति में मूल्यवान बना रहता है। कॉलिन स्टैनली कहती हैं कि किसी भी सेल्स पर्सन की सफलता किसी एक शानदार प्रेजेंटेशन या किसी भाग्यशाली डील पर निर्भर नहीं करती, बल्कि रोजाना की भावनात्मक अनुशासन पर टिकती है। यही है इमोशनल ब्लूप्रिंट, यानी वो आदतें और पैटर्न जो तुम्हारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को आकार देते हैं। वो लिखती हैं कि तुम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते बल्कि अपनी भावनात्मक आदतों के स्तर तक गिरते हो। मतलब यह कि बड़े लक्ष्य बनाना आसान है, लेकिन हर दिन अपनी भावनाओं को दिशा देना कठिन है। जो सेल्स पर्सन अपने इमोशनल पैटर्न को नहीं समझता वह वही गलतियां बार बार दोहराता है, बस अलग अलग क्लाइंट्स के साथ। इमोशनल ब्लूप्रिंट की शुरुआत आत्म जागरूकता की दिनचर्या से होती है। हर सुबह कुछ मिनट अपने आप से 3 सवाल पूछो। पहला, आज कौन सी स्थिति मुझे परेशान कर सकती है? दूसरा, उस स्थिति में मैं कैसा व्यवहार करना चाहता हूँ? तीसरा, अगर मैंने नियंत्रण खो दिया तो उसका असर क्या होगा? ये छोटी छोटी सोच तुम्हें प्रतिक्रिया देने वाले इंसान से एक समझदार इंसान बनाती है। कॉलिन इसे सुबह की इमोशनल तैयारी कहती हैं, यानी दिन की शुरुआत में अपनी मानसिक लय को इस तरह सेट करना कि दिन तुम्हें नियंत्रित न करे बल्कि तुम दिन को नियंत्रित करो। इसके बाद आता है मानसिक अभ्यास। जैसे खिलाड़ी हर कदम की कल्पना करता है, वैसे ही एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सेल्स पर्सन अपनी बातचीत पहले से सोचकर अभ्यास करता है। वह मन ही मन यह तय करता है कि अगर क्लाइंट गुस्से में आया तो मैं शांत कैसे रहूंगा, या अगर किसी आपत्ति पर झुंझलाहट हुई तो उसे कैसे संभालूंगा। यह मानसिक अभ्यास असली स्थिति में तुम्हारे शरीर और दिमाग को स्थिर रखता है ताकि तुम आवेश में कोई गलती न करो। अगला कदम है कृतज्ञता का अनुशासन। कॉलिन बताती हैं कि हर असफलता या इनकार के बाद धन्यवाद लिखना एक शक्तिशाली आदत है, क्योंकि यह तुम्हारे दिमाग को अपराध बोध में नहीं बल्कि सीखने के मोड में रखता है। जैसे कहना, आज डील नहीं मिली लेकिन मैंने यह समझा कि क्लाइंट किस कारण से झिझक रहा था और कल मैं उस बात को और गहराई से समझूंगा। ऐसा दृष्टिकोण हर नुकसान को डेटा और अनुभव में बदल देता है। इसके बाद आता है भावनात्मक जिम्मेदारी का अभ्यास। कॉलिन बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखती हैं कि बाजार, उत्पाद या ग्राहक को दोष देना बंद करो और अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लो। अगर हर निराशा का कारण बाहर है तो तुम्हारे पास कोई नियंत्रण नहीं बचता, लेकिन अगर तुम अपने प्रतिक्रिया को अपनी जिम्मेदारी मानते हो तो हर असफलता तुम्हारे विकास का कच्चा माल बन जाती है। इस ब्लूप्रिंट का सबसे गहरा हिस्सा है भावनात्मक पुनर्प्राप्ति योजना, क्योंकि सेल्स सिर्फ मनाने का खेल नहीं बल्कि दृढ़ता का भी खेल है। कई बार तुम्हारे पास सब कुछ सही होगा, उत्पाद, समय, मूल्य, फिर भी डील नहीं मिलेगी। ऐसे समय में भावनात्मक रूप से परिपक्व सेल्स पर्सन खुद से 2 सवाल पूछता है। पहला, क्या मैंने ईमानदारी के साथ काम किया? दूसरा, क्या मैंने कुछ ऐसा सीखा जो अगली बार मेरी मदद करेगा? अगर जवाब हाँ है तो वह अपराध बोध में नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ता है। कॉलिन यह भी कहती हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ दिमाग की प्रक्रिया नहीं बल्कि शरीर की समझ भी है। जब तुम बेचैन या चिंतित होते हो तो शरीर तुम्हें संकेत देता है, तेज सांसें, कंधों में जकड़न या हाथों में बेचैनी। अगर तुम इन संकेतों को पहचान सको तो तुम अपनी चिंता को शांत कर सकते हो, इससे पहले कि वह तुम्हारे शब्दों से बाहर निकले। वो कहती हैं कि सबसे बुद्धिमान सेल्स रणनीति भी बेकार है अगर तुम्हारा मन और शरीर तनाव में है। एक शांत मन ही तेज रणनीति को चला सकता है। इस ब्लूप्रिंट का अंतिम हिस्सा है निरंतर आत्मचिंतन। हर हफ्ते खुद से यह पूछो कि किन परिस्थितियों में मैं भावनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर पाया और कहां मैं ट्रिगर हो गया और क्यों। कॉलिन कहती हैं कि केवल जागरूकता जानने से नहीं बनती बल्कि बार बार अपने अनुभवों पर सोचने से महारत पैदा होती है। जब ये सभी तत्व एक साथ आते हैं, आत्म जागरूकता, भावनात्मक नियंत्रण, सहानुभूति, सामाजिक समझ और रिश्ते बनाना, तब इमोशनल इंटेलिजेंस कोई
कोई विचार नहीं बल्कि जीवन शैली बन जाती है, और तब बिक्री का हर कदम एक इंसान से इंसान का जुड़ाव महसूस होता है। यही है असली ब्लूप्रिंट, वह मजबूत नींव जिस पर स्थायी सफलता टिकती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वह किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखता है। कॉलिन स्टैनली कहती हैं कि जब तक लोग अपने भावनाओं पर काबू नहीं रखते तब तक कोई संगठन सच्चा भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नहीं बन सकता। अगर टीम का हर सदस्य अपने मूड और दबाव के हिसाब से काम करता है तो कंपनी कभी स्थायी संस्कृति नहीं बना पाती। एक सचमुच समझदार और भावनात्मक रूप से जागरूक संस्कृति वही होती है जहां हर इंसान सिर्फ अपने प्रदर्शन की नहीं बल्कि अपने भावनात्मक प्रभाव की भी जिम्मेदारी लेता है। सेल्स की दुनिया में संस्कृति दो तरह की होती है, एक डर पर आधारित और दूसरी विश्वास पर। डर वाली टीमों में लोग गलतियां छिपाते हैं, दोष एक दूसरे पर डालते हैं और तुलना में जीते हैं, जबकि विश्वास वाली टीमों में लोग अपनी कमजोरियां खुलकर बताते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे का भावनात्मक सहारा बनते हैं। कोलिन साफ कहती हैं कि डर से केवल आज्ञा मिलती है लेकिन विश्वास से निष्ठा पैदा होती है। डर अस्थायी नतीजे लाता है जबकि विश्वास लंबे समय की वृद्धि लाता है। एक भावनात्मक रूप से समझदार संस्कृति बनाने का पहला कदम होता है नेतृत्व का उदाहरण। अगर नेता खुद जल्द गुस्सा करने वाला, रक्षात्मक या अधीर है तो टीम भी वैसी ही बनती है। लोग वो नहीं करते जो उनसे कहा जाता है बल्कि वो करते हैं जो वो देखते हैं। अगर नेता अस्वीकृति के बाद शांत रहता है, प्रतिक्रिया को निजी नहीं बनाता और दूसरों की सफलता का जश्न मनाता है तो टीम उसी व्यवहार को सीखती है। दूसरा सिद्धांत है एक सुरक्षित भावनात्मक संवाद का माहौल बनाना। कॉलिन बताती हैं कि जब टीम में लोग बिना डर के अपनी गलतियां या कमजोरियां साझा कर पाते हैं तो रचनात्मकता और सहयोग दोनों बढ़ते हैं। नवाचार तब जन्म लेता है जब इंसान को बोलने से पहले ये डर न हो कि उसे जज किया जाएगा। भावनात्मक रूप से सुरक्षित संस्कृति में वल्नरेबिलिटी यानी अपनी सच्चाई दिखाना कमजोरी नहीं बल्कि ईमानदारी मानी जाती है। तीसरा पहलू है कोचिंग संवाद, न कि टकराव वाला प्रदर्शन समीक्षा। कॉलिन कहती हैं बिना सहानुभूति के दिया गया सुझाव आलोचना बन जाता है और सिर्फ सहानुभूति दिखाना लेकिन सुधार न कराना टाल मटोल कहलाता है। सच्चे नेता दोनों का संतुलन रखते हैं, वे गलती को समझते हैं लेकिन साथ ही सुधार के लिए प्रेरित भी करते हैं। जैसे अगर कोई ग्राहक से निराश होकर हार मान ले तो लीडर कहे मैं समझ सकता हूँ कि वो स्थिति मुश्किल थी, पर चलो देखें कि अगली बार हम क्या नया तरीका अपना सकते हैं। ऐसे शब्द टीम के भीतर विकास की सोच पैदा करते हैं। चौथा स्तंभ है साझा भावनात्मक भाषा। कॉलिन का मानना है कि हर टीम के पास एक साझा भावनात्मक शब्दावली होनी चाहिए ताकि लोग खुलकर कह सकें मुझे ये प्रतिक्रिया थोड़ी कठोर लगी या मुझे अभी थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है, मुझे स्पष्टता चाहिए। जब भावनाओं के लिए भाषा मौजूद होती है तो गलतफहमी घटती है और आपसी जुड़ाव बढ़ता है। बिना भाषा के भावना चुप्पी में बदल जाती है और चुप्पी अंततः निराशा बनती है। पांचवा तत्व है भावनात्मक परिश्रम की पहचान। सेल्स में हर दिन सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता बल्कि भावनाओं की थकान भी होती है। हर अस्वीकृति, हर तनाव अंदर एक छाप छोड़ता है। एक समझदार संस्था इसे पहचानती है और अपने कर्मचारियों के मानसिक विश्राम का ध्यान रखती है। कॉलिन कहती हैं कि जब नेता भावनात्मक थकान को नजरअंदाज करते हैं तो लोग भीतर से टूटने लगते हैं। इसलिए एक स्वस्थ संस्कृति अपने लोगों के आराम और मानसिक पुनर्भरण के लिए समय देती है ताकि थकावट से पहले ही ऊर्जा वापस आ सके। अंत में कॉलिन कहती हैं कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान संस्कृति सिर्फ व्यक्तिगत विकास नहीं लाती बल्कि यह एक रणनीतिक ताकत होती है। जब पूरी टीम भावनात्मक रूप से संतुलित होती है तो सहयोग सहज होता है, संवाद खुला होता है और विवाद भी विनाशकारी नहीं बल्कि उपयोगी बनते हैं। ऐसी टीम में हर व्यक्ति दूसरे का दर्पण बन जाता है, किसी की शांति किसी और की प्रेरणा बनती है। कॉलिन इसे एक वाक्य में समझाती हैं, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान संस्कृति नियमों से नहीं बनती बल्कि उन लोगों से बनती है जो हर दिन जागरूकता, सहानुभूति और जिम्मेदारी का अभ्यास करते हैं। संस्कृति कोई दस्तावेज नहीं होती बल्कि रोज के व्यवहार का नतीजा होती है और जब वही व्यवहार लगातार दोहराए जाते हैं तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे संगठन की पहचान बन जाती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कोई साधारण कौशल नहीं है बल्कि बिक्री की दुनिया में यह सबसे कठिन और प्रभावशाली गुण है। लेकिन अब बात करते हैं असली मैदान की, जहाँ सिद्धांत नहीं बल्कि हकीकत की परीक्षा होती है। जब महीने का आखिरी हफ्ता आता है और टारगेट सिर पर तलवार बनकर लटक रहा होता है, जब ग्राहक बार बार ये कहकर टाल देता है कि मैं सोचकर बताऊंगा, जब अस्वीकृति दिल पर लगने लगती है, यही वो पल होते हैं जब असली इमोशनल कंट्रोल की परीक्षा होती है। कॉलिन स्टैनली कहती हैं कि उच्च प्रदर्शन करने वाले वे नहीं होते जिन्हें कभी दबाव महसूस नहीं होता बल्कि वे होते हैं जो दबाव को अपने फैसलों पर हावी
हावी नहीं होने देते। जब भावना काबू में नहीं रहती तो तर्क शक्ति खत्म हो जाती है, और जब तर्क शक्ति खत्म होती है तो बिक्री भी खत्म हो जाती है। अब एक दृश्य समझो। एक विक्रेता है जिसे पूरा विश्वास है कि उसका उत्पाद सच में ग्राहक की समस्या हल कर सकता है, लेकिन ग्राहक बार बार टाल रहा है। इस स्थिति में दो तरह की प्रतिक्रिया संभव है। पहली, गुस्से में आकर कहना कि सर आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला तरीका अपनाना, खुद को थोड़ी देर के लिए रोकना, अपनी भावना को देखना और शांत स्वर में कहना, मुझे लगता है कि कुछ तो है जो आपको रोक रहा है, क्या आप साझा कर सकते हैं कि वह क्या है? पहली प्रतिक्रिया दरवाजा बंद कर देती है, जबकि दूसरी बातचीत का रास्ता खोल देती है। यही फर्क इमोशनल इंटेलिजेंस लाता है। सेल्स में आत्मनियंत्रण का मतलब है अपने जवाबों को चुनना, न कि उन्हें स्वतः निकलने देना, क्योंकि हर सौदे में दो खेल चलते हैं, एक बाहर ग्राहक के साथ और दूसरा अंदर अपने मन में। ज्यादातर लोग बाहरी खेल जीतने की कोशिश में अंदर की लड़ाई हार जाते हैं। कॉलिन एक सिद्धांत बताती हैं जिसे वह पॉज प्रिंसिपल कहती हैं। इसका अर्थ है कि हर भावनात्मक रूप से भरी स्थिति में जवाब देने से पहले कुछ सेकंड का विराम लो। क्यों? क्योंकि यह विराम तुम्हारे दिमाग को भावनात्मक मोड से तर्क संगत मोड में वापस लाता है, और यही कुछ सेकंड कई बार बड़ी बड़ी डील्स बचा लेते हैं। अब बात करते हैं सहानुभूति यानी एम्पैथी की ताकत की। सहानुभूति सिर्फ इतना कह देने से नहीं आती कि मैं समझता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब है सामने वाले के भावनाओं को उतनी ही गहराई से समझना जितनी गहराई से तुम अपना लक्ष्य समझते हो। अगर ग्राहक झिझक रहा है तो उस झिझक के पीछे का भाव खोजो। क्या वह डर है, क्या वह पिछला खराब अनुभव है, या कोई असमंजस? जब तुम भावना की जड़ पहचान लेते हो तब मनाने की प्रक्रिया कठिन नहीं बल्कि स्वाभाविक बन जाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक और पहलू है अनुकूलनशीलता। हर ग्राहक एक जैसा नहीं होता, कोई पूरी तरह तर्कशील होता है, कोई भावनात्मक तो कोई शक से भरा। एक समझदार विक्रेता अपनी ऊर्जा और भाषा को सामने वाले के अनुसार ढालता है। वह हर मुलाकात को रटे हुए तरीके से नहीं बल्कि सटीक संतुलन से चलाता है। कॉलिन कहती हैं कि तर्क लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन भावना उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सबसे अच्छे विक्रेता वही हैं जो दोनों के बीच संतुलन रखते हैं, तथ्यों से भरोसा बनाते हैं और भावना से कार्रवाई करवाते हैं। अब जरा ध्यान दो, आज की दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं मानवीय जुड़ाव घट रहा है, और यही वह जगह है जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन जाती है। मशीनें तर्क से सोच सकती हैं, लेकिन वे भावनाओं से जुड़ नहीं सकती। इसलिए आने वाले समय में सफल विक्रेता वही होंगे जो तकनीक और मानवीय स्पर्श दोनों में निपुण हों, जो ग्राहक प्रबंधन सॉफ्टवेयर भी समझते हों और करुणा की भाषा भी। आखिर में कॉलिन स्टैनली हमें यही सिखाती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा बनने की कला नहीं है बल्कि प्रभावशाली बनने की शक्ति है। अगर तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते तो वही भावनाएं तुम्हें नियंत्रित कर लेंगी। इसलिए हर कॉल, हर मीटिंग, हर प्रस्तुति में याद रखो, तुम कोई उत्पाद नहीं बेच रहे, तुम एक भावना बेच रहे हो। विश्वास, आत्मविश्वास, सुकून और उम्मीद। और यही बेचने की असली कला है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का असली इम्तिहान किताबों में नहीं बल्कि असली मैदान में होता है। कॉलिन स्टैनली कहती हैं कि सिर्फ ज्ञान से व्यवहार नहीं बदलता बल्कि अभ्यास से बदलता है। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को सिर्फ समझने से नहीं सीखा जा सकता, उसे हर दिन जीना पड़ता है। सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता का रोजाना अभ्यास। हर दिन के अंत में कुछ मिनट अपने आप से सवाल करो। पहला, आज किस बातचीत में मैंने भावनात्मक प्रतिक्रिया दी? दूसरा, क्या उस प्रतिक्रिया ने नतीजे को बेहतर किया या बिगाड़ा? तीसरा, अगर वही स्थिति फिर से आए तो मैं क्या अलग करूंगा? यह छोटा सा लेखन अभ्यास तुम्हारे दिमाग को ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया देने की आदत से बाहर निकालता है, क्योंकि आत्म जागरूकता वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति खुद पर विचार करता है। दूसरा कदम है ट्रिगर मैप बनाना। हर इंसान के कुछ भावनात्मक ट्रिगर होते हैं, जैसे अस्वीकृति, आलोचना या चुप्पी। कॉलिन बताती हैं कि अपने सबसे प्रमुख ट्रिगर्स की सूची बनाओ और हर ट्रिगर के लिए एक इमोशनल इंटेलिजेंस प्लान तय करो। उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक तुम्हें नजरअंदाज करे तो अपने बचाव मोड में मत जाओ। खुद को थोड़ी देर रोक दो, गहरी सांस लो और अपने भाव को नाम दो, जैसे मुझे उपेक्षित महसूस हो रहा है। जब तुम अपनी भावना को पहचान लेते हो तब वह भावना तुम्हें नहीं चलाती, तुम उसे चलाते हो। तीसरा अभ्यास है सहानुभूति की ट्रेनिंग। हर बिक्री कॉल के बाद खुद से एक सवाल पूछो, ग्राहक क्या महसूस कर रहा था? यह सवाल तुम्हें सतह से नीचे ले जाता है, क्योंकि सहानुभूति कोई प्राकृतिक प्रतिभा नहीं बल्कि एक आदत है। जब तुम बार बार खुद को दूसरे की स्थिति में रखकर सोचते हो तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से भावनात्मक पैटर्न पढ़ने लगता है। अब आता है चौथा स्तंभ, दबाव में आत्मनियंत्रण। कॉलिन कहती हैं कि दबाव इंसान के बहाने नहीं, उसका असली चरित्र दिखाता है। इसीलिए जब सौदा कठिन हो, जब लक्ष्य अधूरा हो रहा हो, तब अपने इमोशनल कंट्रोल की प्रैक्टिस करो। एक सरल तरीका है रुकना
रुकना, गहरी सांस लेना और अपने विचार को नया अर्थ देना। उदाहरण के लिए, यह ग्राहक मुश्किल नहीं है, बस सतर्क है। यह तरीका तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और दिमाग के तर्क संगत हिस्से को दोबारा सक्रिय कर देता है। 5वां अभ्यास है फीडबैक लूप। इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने का सबसे कम आंका गया तरीका है ईमानदार प्रतिक्रिया लेना। अपने प्रबंधक या साथी से पूछो, क्या कभी आपको लगा कि मैं अधीर या रक्षात्मक हो गया था? यह सुनना असहज होगा, लेकिन असली विकास कभी आराम के क्षेत्र में नहीं होता। फीडबैक तुम्हारा आईना है और जो खुद को देखने की हिम्मत रखता है वही आगे बढ़ता है। अब आखिरी हिस्सा है निरंतरता। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन शैली है। अगर तुम सिर्फ ट्रेनिंग सत्रों में ही संवेदनशील बने रहते हो और बाकी दिनों में प्रतिक्रियाशील हो जाते हो तो इसका कोई असर नहीं होगा। हर कॉल, हर ईमेल और हर बातचीत में भावनात्मक नियंत्रण की प्रैक्टिस को स्वाभाविक बनाना होगा। कोलिन याद दिलाती हैं कि बिक्री दरअसल भावनाओं का आदान प्रदान है। अगर तुम शांत, आत्मविश्वासी और स्पष्ट हो तो ग्राहक भी वैसा ही महसूस करेगा। जितना ज्यादा तुम अपने भावनात्मक स्तर को स्थिर रखते हो उतना ही तुम्हारा प्रभाव बढ़ता है। हर दिन के लिए एक सरल ढांचा बनाओ। सुबह कुछ क्षण मन को शांत करने का अभ्यास करो। दिन में किसी महत्वपूर्ण कॉल से पहले खुद को एक विराम दो और शाम को दिन के किसी भावनात्मक पल पर विचार करो। यह कुछ मिनट की आदत तुम्हारी बिक्री की क्षमता में गहरा बदलाव ला सकती है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई विषय नहीं बल्कि वह कौशल है जो हर सौदे, हर निर्णय और हर रिश्ते को फिर से परिभाषित करता है। यही है असली बिक्री की महारत, जहां आंकड़े दिमाग से निकलते हैं लेकिन जुड़ाव दिल से। यदि इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।